CH-71 अनन्या को बचाने का मिशन। कुछ ही देर बाद कमांडर रघु वापस आ गए और उनके साथ कुछ और लोग भी थे जिन्हें आरव बखूबी जानता था। ये रिया, वेदांत और कैप्टन विक्रांत थे। रिया अपनी छोटी सी डायरी में मैजिकल बीस्ट के रिकॉर्ड चेक कर रही थी, जिन्हें उसने सिटी हंटर स्क्वाड के कंप्यूटर में सेव भी किया था। मैंने कुछ इलाकों का पता लगाया है जहां आदमखोर चूहे बीते दिनों में पाए गए थे। सबसे पहला है परियों का पार्क। वहां आदमखोर चूहे ने एक आदमी पर हमला किया था और सबसे पहले इसी इलाके में ही एक आदमखोर चूहे को देखा गया था। रिया ने कमांडर रघु से कहा। हाँ, वो पूरा इलाका अभी मैजिकल बीस्ट से भरा हुआ है, कमांडर रघु ने कुछ सोचते हुए कहा। उसके बाद आदमखोर चूहों को जादुई सामान की गली और स्टारडस्ट स्ट्रीट में भी देखा गया था। कोई ऐसी जगह है जहां उन्होंने जमीन के नीचे अपने रहने की जगह बना ली हो? कमांडर रघु ने पूछा। हाँ, है ना। क्रिस्ट लेवल मिडिल स्कूल के कैफेटेरिया में एक आदमखोर चूहा पाया गया था और वहां जमीन के नीचे कुछ सुरंग भी थे। उस वक्त वहां से एक लड़की भी गायब हुई थी और अभी वहां कई सारे मैजिकल बीस्ट भी हैं। मुझे तो लगता है कि यही वो सुरंग है जिसमें से मैजिकल बीस्ट शहर के अंदर आ रहे हैं, रिया ने कहा। हाँ, मुझे भी याद है। ये तभी हुआ था जब अरेंद्र ने हमारा स्क्वाड ज्वाइन किया था। हमें क्रिस्टलेवल मिडिल स्कूल में एक आदमखोर चूहा मिला था और जब पुलिस ने तहकीकात की थी और तब जमीन के नीचे एक सुरंग भी मिली थी, तब हमने मान लिया था कि आदमखोर चूहे ने उस लड़की को उस सुरंग में ही मारकर खाया था, वेदांत ने कहा। वो सारे लोग अपनी बातों में लगे हुए थे और उनमें से किसी ने भी आरव को नहीं देखा था, जो वहीं पास में खड़ा हुआ था और उनकी सारी बातें सुन रहा था। हंटर स्क्वाड के लोगों को पहले ही पता चल गया था कि अरेंद्र और आरव दोनों एक ही इंसान थे, पर वो उसे यहां देखकर चौंकने वाले थे, क्योंकि उन्हें तो यही लग रहा था कि आरव अब भी संजीवनी झील में अपना मैजिक कल्टीवेशन कर रहा है। इसका मतलब मिडिल स्कूल में ही मैजिकल बीस्ट का एंट्रेंस है जहां से ये सारे मैजिकल बीस्ट आ रहे हैं। क्या वहां के इलाके के लोग सेफ्टी शेल्टर्स आ गए हैं? कमांडर रघु ने अपने खड़े हुए मैजिशियन से पूछा। इस बारे में हमें कोई जानकारी नहीं मिल पाई है। ये बात सुनकर सारे लोग शांत हो गए थे। कुछ देर बाद कैप्टन विक्रांत ने सोचकर कहा। अब तो मुझे लगता है कि उस इलाके में ही मैजिकल बीस्ट का एंट्रेंस है और क्रिस्टलेवल मिडिल स्कूल ही एंट्रेंस है। तभी तो स्कूल की लड़कियां कह रही थी कि वहां का कैफेटेरिया हिलता रहता है, जैसे वहां पर कोई कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा हो। वो कंस्ट्रक्शन का काम नहीं, बल्कि वहां आदमखोर चूहे अपनी सुरंगें खोद रहे थे। क्या कोई भी उस इलाके से सेफ्टी शेल्टर की तरफ नहीं आया है? तुमने अपने रिकॉर्ड सही से तो देखे हैं ना? तुम पक्का कह सकते हो कि उस इलाके से लोग सेफ्टी शेल्टर्स में नहीं आए हैं? आरव की नजरें उस मैजिशियन पर टिकी हुई थी जो फोन पर बात कर रहा था। आरव, खुद को शांत रखो, ये अपना आपा खोने का वक्त नहीं है, आरव ने खुद को समझाते हुए कहा। अगर मैं गलत नहीं हूं तो ये मैजिकल बीस्ट का एंट्रेंस उस मिडिल स्कूल में ही है, जिसकी वजह से उस इलाके में कई सारे मैजिकल बीस्ट हैं और शायद इसलिए वहां से लोग सेफ्टी शेल्टर्स तक नहीं आ पाए हैं। ये बात सुनकर आरव का दिल बैठ गया था। उसे याद था कि उसकी छोटी बहन अनन्या ने उसे बताया था कि उसके स्कूल का कैफेटेरिया पूरे समय हिलता ही रहता था, जैसे वहां कोई भूकंप आ रहा हो। इसका सीधा मतलब था कि वहां कई सारे आदमखोर चूहे सुरंग खोद रहे थे। अगर कैप्टन विक्रांत की बात सही थी तो सारे मैजिकल बीस्ट उस मिडिल स्कूल से ही आ रहे थे और उन्होंने उस स्कूल को पूरी तरह से तबाह कर दिया था। कमांडर रघु, ये मामला बेहद जरूरी है। हमें तुरंत ही वहां एक बैटल मैजिशियन का स्क्वाड भेजना चाहिए ताकि वो इस मैजिकल बीस्ट के एंट्रेंस को जल्द से जल्द तबाह कर सके, इंस्ट्रक्टर राशि ने कहा। अब जब उन्हें पता चल गया था कि मैजिकल बीस्ट का एंट्रेंस कहां था तो वो उसे बंद करने में बिल्कुल भी देरी नहीं कर सकते थे। इस स्क्वाड में ज्यादा बैटल मैजिशियंस नहीं रह सकते। वैसे तो ये मैजिकल बीस्ट ज्यादा होशियार नहीं होते, लेकिन अगर उन्हें पता चल गया कि बहुत सारे लोग उनके एंट्रेंस की तरफ बढ़ रहे हैं तो वो लोग समझ जाएंगे और स्क्वाड पर मिलकर हमला कर देंगे, इंस्ट्रक्टर राशि ने कहा। कमांडर रघु ने चारों तरफ बैटल मैजिशियंस की ओर नजर घुमाते हुए कहा, हमें तुरंत ही कुछ लोगों के साथ वहां जाना चाहिए। कमांडर, हम भी आपके साथ चलेंगे। मैं सिटी हंटर टीम का कैप्टन हूं और मुझे शहर के चप्पे चप्पे के बारे में पता है, कैप्टन विक्रांत ने कहा। रिया ने कैप्टन विक्रांत की तरफ देखा तो वो तय नहीं कर पा रही थी कि उसे इस स्क्वाड में शामिल होना चाहिए या नहीं। ठीक है, एक एलीट हंटर स्क्वाड के साथ हमें इस मिशन को पूरा करने में बहुत मदद मिलेगी, और याद रहे कि ये मिशन बेहद खतरनाक है, इसलिए इसमें जितने एक्सपर्ट मैजिशियंस जाएं उतना ही बेहतर होगा, कमांडर रघु ने कहा। जब वो लोग इस मिशन के बारे में बात कर रहे थे, एक लड़का उनके सामने आकर खड़ा हो गया। अरेंद्र। अरे नहीं नहीं, आरव, रिया और कैप्टन विक्रांत ने एक साथ कहा। तभी आरव ने हंटर टीम के मेंबर्स और कमांडर रघु की तरफ देखा। इंस्ट्रक्टर राशि समझ गई थी कि आरव क्या सोच रहा था और उन्होंने कहा, आरव, कहीं तुम भी तो इस मिशन पर जाने की नहीं सोच रहे हो?
तुम पहले ही स्टारलाइट मैजिक स्कूल के लोगों को सेफ्टी शेल्टर्स तक लाने में मदद कर चुके हो और तुमने शैतान नगरी के लोगों का संजीवनी झील का पानी चुराने का प्लान भी फेल कर दिया है। मुझे लगता है कि तुम्हें यही सेफ्टी शेल्टर्स में सुरक्षित रहना चाहिए। इस मिशन को हम सब संभाल लेंगे। हाँ, तुम हमारे शहर के हीरो हो। तुम अपने स्कूल के एलीट स्क्वाड के आधे से ज्यादा लोगों को यहाँ तक जिंदा लाए। अब तुम्हें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। ये मिशन हम पूरा कर लेंगे, कमांडर रघु ने कहा। लेकिन शहर का हीरो ऐसा कुछ भी नहीं सोच रहा था। अगर उसकी छोटी बहन अनन्या मर जाती तो उसके लिए सब कुछ वहीं खत्म हो जाता। अरे, वो आरव है ना? क्या वो पागल हो गया है जो यहाँ तक सुरक्षित आने के बाद भी बाहर जा रहा है? प्रोफेसर मिश्रा सेफ्टी शेल्टर के एक कमरे में बैठे हुए थे। जब उन्होंने आरव को सेफ्टी शेल्टर के बाहर जाते हुए देखा तो वो चौंक गए, क्योंकि अभी कुछ देर पहले ही आरव और बाकी सारे लोग मौत को हराकर यहाँ तक पहुंचे थे। मैं तो ऐसे समय में कभी भी इस जगह से बाहर निकलने का नहीं सोचूंगा। ये आरव पता नहीं क्यों बाहर जा रहा है, विक्रम ने कहा। हाँ, आरव सच में बहुत बहादुर है जो दूसरे लोगों की जान बचाने के लिए अपनी जान खतरे में डाल रहा है, विराट ने उसे बाहर जाते हुए देखकर कहा। इन स्कूल्स के स्टूडेंट्स के लिए इस वक्त सेफ्टी शेल्टर के बाहर होना एक बेहद बुरा सपना था, जिसे वो अपनी पूरी जिंदगी भर नहीं भुला पाते, और वो इन सेफ्टी शेल्टर्स तक कई मुसीबतों का सामना करके पहुंचे थे। अब किसी भी कीमत पर वो इस सेफ्टी शेल्टर के बाहर पैर भी नहीं रखने वाले थे, और इसलिए वो समझ नहीं पा रहे थे कि आखिर आरव ऐसे वक्त में इतनी सुरक्षित जगह से बाहर क्यों जा रहा था। सच तो ये था कि आरव भी इस सेफ्टी शेल्टर से बाहर नहीं जाना चाहता था। आखिर वो भी यहाँ इतनी सारी मुश्किलें झेल कर पहुंचा था। यहाँ आने में उसकी जान बस चली ही गई थी, तो फिर वो कैसे यहाँ से बाहर जा सकता था? लेकिन उसके दिमाग में रह रहकर एक प्यारी सी लड़की आ रही थी जो चल भी नहीं सकती थी और इस वक्त ऐसे इलाके में फंसी हुई थी जहां सबसे ज्यादा मैजिकल बीस्ट थे। आरव को उसकी वो बड़ी बड़ी आंखें दिखाई दे रही थी जिनमें डर था, और बिल्कुल किरण के जैसे ही उसके कई सपने थे जो उसके मरने पर अधूरे रह जाते। कई लोग सोचते हैं कि वो किसी के भी काम नहीं आ सकती है। उन्हें ऐसा लगता है कि वो बहादुर नहीं है और न उनमें इतना बड़प्पन है कि वो दूसरे लोगों के लिए अपनी जान दांव पर लगा सके। लेकिन आपदा के दौरान जब उनके अपने मुसीबत में होते हैं तो वो बिना अपनी जान की परवाह किए उन्हें बचाने के लिए निकल पड़ते हैं। ऐसा ही कुछ अब आरव के साथ भी हो रहा था। उसने भी यही सोचा था कि एक बार सेफ्टी शेल्टर्स में आने के बाद वो बाहर जाने के बारे में सोचेगा भी नहीं। लेकिन जब उसे ये पता चला कि उसकी छोटी बहन अनन्या एक ऐसे इलाके में फंसी हुई है जहां मैजिकल बीस्ट भरे हुए हैं, तो वो उसे बचाने के अलावा कुछ सोच ही नहीं सकता था। इस स्क्वाड के लोग उसे बता रहे थे कि जिस लड़की के बारे में वो बात कर रहा था वो अब तक शायद मर चुकी होगी और उसका वहां जाना बेकार है। उसने उन सबकी एक न सुनी और उसने तय कर लिया कि वो उस इलाके में जरूर जाएगा जहां उसकी बहन फंसी हुई है। वो मानना ही नहीं चाहता था कि उसकी छोटी बहन के साथ कुछ भी बुरा हुआ है। कैप्टन विक्रांत को इस शहर के रास्ते रास्ते पता थे और उनके स्क्वाड में जाने का मतलब था कि स्क्वाड जल्द से जल्द उस इलाके में पहुंच जाता। हंटर स्क्वाड की वोटर मैजिशियन रिया ने तय किया था कि वो इस मिशन पर नहीं जाएगी। हर इंसान के अपने खुद के चॉइस थे, न ही कैप्टन विक्रांत और न ही कमांडर रघु उसके फैसले को बदल सकते थे। बाकी हंटिंग टीम के अलावा मिशन पर 2 मिलिट्री इंस्ट्रक्टर्स भी जा रहे थे जिन्हें आरव अपने प्रैक्टिकल के वक्त से जानता था। ये थे मिस्टर महेश और इंस्ट्रक्टर राशि, और इस स्क्वाड को लीड करने वाले थे कमांडर रघु, जो एक इंटरमीडिएट मैजिशियन थे। वो अपने आम दिनों में भी इस शहर की रक्षा करते थे और उन्हें मैजिकल बीस्ट का सामना करने का काफी अनुभव भी था, इसलिए उनका ही इस स्क्वाड को लीड करना बेहतर था। इस स्क्वाड में कुल मिलाकर 8 लोग थे, जो कि एक स्क्वाड के हिसाब से कम ही थे। पहली बात तो ये थी कि उनके पास अभी बैटल मैजिशियंस भी नहीं थे जिन्हें वो इस मिशन पर भेज पाते। सारे बैटल मैजिशियंस अभी शहर में अलग अलग जगहों पर मैजिकल बीस्ट का सामना कर रहे थे। ये तो उनकी खुशकिस्मती थी कि इंटरमीडिएट बैटल मैच कमांडर रघु उनके साथ जा रहे थे। दूसरी बात ये थी कि ज्यादा लोग मैजिकल बीस्ट का ध्यान उनकी तरफ खींच सकते थे, इसलिए स्क्वाड में कम लोग रखना ही बेहतर था। आसमानी ब्रिज सेफ्टी शेल्टर से मिडिल स्कूल वाले इलाके में पहुंचने का सबसे सीधा रास्ता था। इस ब्रिज के नाम से ही पता चलता था कि ये बहुत ऊंचाई पर बना हुआ था और इस पर चलने वालों को बिल्कुल ऐसा लगता था कि वो आसमान के बेहद करीब हों। इस ब्रिज पर भी शहर के बाकी ब्रिज की तरह बड़ी बड़ी गाड़ियों का जाम लगा हुआ था। तभी उन लोगों को दूर से ही कुछ मैजिकल बीस्ट दिखाई दे रहे थे जो एक कार से दूसरी कार पर खाने की तलाश में कूद रहे थे, और इसी ब्रिज के साइड से फुटपाथ पर 8 काले रंग की बाइक्स निकल रही थी जो पूरी तरह से खाली थी। इन बाइक्स को ऐसे बनाया गया था कि मैजिकल बीस्ट रात के वक्त इन्हें देख न सके। ऐसा करने के लिए इनमें एक जादुई काला पत्थर इस्तेमाल हुआ था और ये ज्यादा बड़ी नहीं थी। इनकी हेडलाइट बहुत छोटी छोटी थी जिससे मैजिकल बीस्ट दूर से ही आते हुए इन्हें देख न पाए, और ऐसे बारिश के मौसम में तो उन्हें देख पाना और भी मुश्किल हो रहा था।
वैसे तो ये बाइक जादुई काले पत्थर से बनी है, जिसकी वजह से इसे मैजिकल बीस्ट देख नहीं पाते, लेकिन फिर भी ट्रेंड मैजिकल बीस्ट ऐसे समय में कुछ ज्यादा ही काम आते हैं। कमांडर रघु ने सबको बताया, बदकिस्मती से सारे ट्रेंड मैजिकल बीस्ट बैटल मैजिशियंस के साथ है। आरव भी उन सब के साथ एक काली बाइक पर जा रहा था। उसने बाइक चलाना तो अपनी 10th क्लास में ही सीख लिया था। स्कूल में उन्हें टीचर्स ने बताया था कि किसी भी मैजिक टूल या इक्विपमेंट का इस्तेमाल करने से मैजिकल बीस्ट खींचे चले आते थे। आखिर फोन, बाइक, कंप्यूटर, कार, ये सारी चीजें अलग अलग एलिमेंटल मैजिक से बनी होती थी और इनमें जादुई पत्थरों का इस्तेमाल होता था। लेकिन जादुई पत्थरों की शक्ति को मैजिकल बीस्ट आसानी से पहचान लेते थे और आरव अब समझ गया था कि ऐसे वक्त में ट्रेंड मैजिकल बीस्ट कितने काम आते थे। ट्रेंड मैजिकल बीस्ट का ऑरा बिल्कुल आम मैजिकल बीस्ट की तरह होता था, जिस वजह से दूसरे बीस्ट उन्हें पहचान नहीं पाते थे, जिससे मैजिशियंस आसानी से अपने ट्रेंड मैजिकल बीस्ट की मदद से दुश्मन मैजिकल बीस्ट पर हमला कर सकते थे। साथ ही साथ सेकंड अवेकनिंग सिर्फ इंटरमीडिएट लेवल पर ही होते थी, इसलिए प्राइमरी मैजिशियंस मूवमेंट स्पेल का इस्तेमाल नहीं कर पाते थे। ट्रेंड मैजिकल बीस्ट बहुत कम होते थे और अभी सारे ट्रेंड बीस्ट सिर्फ बड़े बड़े बैटल मैजिशियंस को ही दिए गए थे और ये कोई समन बीस्ट नहीं होते थे। ये इसी दुनिया के आम लेकिन तेज भागने वाले बीस्ट होते थे, जिन्हें बीस्ट मास्टर्स द्वारा ट्रेन किया जाता था। ब्रिज पर पहुंचने के बाद स्क्वाड बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा था, लेकिन जब वो लोग मिडिल स्कूल के इलाके में पहुंचने वाले थे तो वहां किसी वॉरियर लेवल मैजिकल बीस्ट ने पूरा ब्रिज तोड़ दिया था। अब स्क्वाड के पास अपनी बाइक को वहां छोड़कर पैदल आगे जाने के अलावा और कोई चारा नहीं था। ऐसी सिचुएशन में टेक्नोलॉजी ज्यादातर फेल हो जाती थी। स्क्वाड के 8 लोग अपनी बाइक्स ब्रिज पर छोड़ने के बाद आगे बढ़ रहे थे और उनके स्क्वाड के विंड मैजिशियन मिस्टर महेश बाकी सबसे आगे चलकर उनके लिए सुरक्षित रास्ता देख रहे थे। मिस्टर महेश का अनुभव हंटिंग टीम के विंड मैजिशियन ऋत्विक से कहीं ज्यादा था। वो अपनी विंड ट्रेल का इस्तेमाल करके मैजिकल बीस्ट को स्क्वाड के रास्ते से दूर ले जा रहे थे ताकि उन्हें बार बार रास्ते न बदलने पड़े। इसलिए ऐसे स्क्वाड में एक अनुभवी विंड मैजिशियन का होना बहुत जरूरी था। इससे न सिर्फ उनका वक्त बचता था बल्कि उनकी जादुई शक्तियां भी बचती थीं। मिडिल स्कूल के इस इलाके के बीच एक बहुत बड़ा शॉपिंग मॉल था। वैसे तो इस वक्त शॉपिंग मॉल के बाहर आंटियों की बैठक लगी होती थी, लेकिन आज यहाँ एक भी इंसान नहीं दिख रहा था। जो आंटियां यहाँ कभी मौसम की परवाह किए बिना भागी चली आती थी, आज उनका यहाँ कोई नामो निशान नहीं था। ऐसा इसलिए क्योंकि एक रात पहले उन्होंने जादुई भेड़ियों के एक झुंड को अपने एक दोस्त को खाते हुए देखा था। खून के दाग तो मिट गए थे, लेकिन इंसानों की लाशें अब भी वहां पड़ी हुई थीं। ऐसा दृश्य देखना भी लोगों के लिए बेहद मुश्किल था। आवू वू 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 आ, बचाओ मुझे, बचाओ। समय समय पर प्लाजा के बाहर किसी मैजिकल बीस्ट के गुर्राने की आवाज आती थी तो कभी किसी इंसान के चीखने की। शॉपिंग मॉल इस प्लाजा के तिहाई हिस्से में बना हुआ था। इसे अभी कुछ समय पहले ही बनाया गया था, लेकिन इन मैजिकल बीस्ट के कारण ये पूरी तरह बर्बाद हो गया था। जगह जगह कांच के टुकड़े पड़े हुए थे, दीवारें टूट गई थीं और जमीन की टाइल्स टूटी हुई यहाँ वहां बिखरी पड़ी थी। प्लाजा के नीचे वाले फ्लोर पर एक सुपरमार्केट था। मैजिकल बीस्ट इंसानों वाला खाना नहीं खाते थे, नहीं तो इस वक्त सारे मैजिकल बीस्ट वहीं इकट्ठा होकर दावत कर रहे होते। शॉपिंग मॉल की हालत तो खराब हो ही गई थी, लेकिन सुपरमार्केट इस मामले में अभी सुरक्षित था। ऐसा इसलिए क्योंकि सुपरमार्केट तक पहुंचने के लिए लोगों को एलिवेटर से नीचे जाना होता था, जो कि किस्मत से अभी तक मैजिकल बीस्ट को नहीं मिला था। सुपरमार्केट में छुपे हुए सारे लोग जमीन पर बैठे हुए थे। इस वक्त वो सिर्फ भगवान से प्रार्थना कर सकते थे कि मैजिकल बीस्ट उन तक यहाँ न पहुंच पाए। अगर हम हमेशा के लिए यहीं रह गए तो, अगर किसी ने हमें बाहर नहीं निकाला तो, एक छोटी सी लड़की जो कोने में बैठकर रो रही थी, उसने कहा। शहर में ज्यादातर लोग मारे गए हैं और जैसे ही ये आपदा खत्म होगी तो कोई ना कोई जरूर हमें यहाँ ढूंढने आएगा, भले ही उसमें थोड़ा वक्त क्यों न लग जाए। सुपरमार्केट के मैनेजर ने उस लड़की से कहा। नहीं, हम सब यहाँ नहीं रुक सकते। यहाँ रुकना मतलब अपनी मौत का इंतजार करना होगा। हमें यहाँ से बाहर निकलना चाहिए, तभी हमें जिंदा रहने की कोई उम्मीद दिखाई देगी। सुपरमार्केट में सामान सप्लाई करने वाले आदमी ने कहा। मैं एक पाइपलाइन वर्कर हूँ। मैं लगभग 10 साल से शहर में यही काम कर रहा हूँ। मुझे इस शहर के सारे अंडरग्राउंड सीवेज के रास्ते पता है। हम सब चाहें तो उन रास्तों से बाहर निकल सकते हैं और वहां हमें कोई मैजिकल बीस्ट भी नहीं मिलेगा। एक नीले रंग की यूनिफॉर्म पहने हुए आदमी ने कहा। उस आदमी की बातें सुनकर सुपरमार्केट में बैठे सभी लोगों की आंखें चमक उठी।